हेलो एवरीवन। अभी तक जो भी हमने देखा है ना, उसके आगे चलते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को देख रहे थे। अब उसके आगे न्यूमेरिकल करते हैं और फिर उसके बाद कुछ देर से हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का लिमिटेशंस भी देखेंगे। ठीक है। देखो, जैसे हमारे पास पहले एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ जहाँ पे हमें क्या लिखता है, विल फोटो इलेक्ट्रॉन बी emitted from a copper surface of work function 4.4 electron volt when illuminated by a visible light। मतलब वो ये बोल रहा है कि एक फोटो इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट हो रहा है किससे, कॉपर सरफेस से। ठीक। जिसका वर्क फंक्शन है कितना, मेरे पास 4.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब वहां से एक इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए 4.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। ये निकल रहा है उतने में, तो वो बोल रहा है व्हेन इल्यूमिनेटेड बाय ओ विजिबल लाइट, मतलब वो विजिबल लाइट का रिप्रोड्यूस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ऐसा पूछ रहा है। देखो, जब हम इसके सॉल्यूशंस पे चलते हैं तो हमें वर्क फंक्शन गिवन है। वर्क फंक्शन इन द सेंस उसकी एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रॉन को वहां से सरफेस से मीट करने पे जो भी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है हम उसकी वर्क फंक्शन। ठीक। जो कि कितना है हमारे पास, 4.4 वोल्ट है। यही है। तो देखो, तो हमें ये मालूम है कि ई इज इक्वल टू कितना होता है, एस सी बाय ओ लेमडा। यही होता है। ठीक। आप ये जानते हो कि एस सी की वैल्यू 12,400। अब मुझे यहाँ पे वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो मैं इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे ही यूज करता हूँ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और लेमडा किस में होना चाहिए मेरे पास, एम्बेस्ट्रॉन्ग में। और ये लेमडा जो है ये किस में होना चाहिए, इन एम्बेस्ट्रॉन्ग। इस तरह से कुछ चलना चाहिए। ठीक है। और ये इधर इस तरह से ऐसा चलता है। ठीक है। तो हम इस चीज को भी ऐसा ही रखते हैं, नॉर्मल सा। ठीक। अब देखो 12,000, तो ये पूरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे आएगा, तो ये लेमडा मुझे जो चाहिए ये 12,400 अपॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो वैल्यू है वो 4.4 है। तो जहां से लेमडा की जो वैल्यू निकल के आएगी, अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो 44 को इससे डिवाइड करो तो आपके पास कितना हो जाएगा, पहले स्टेप में मेरे पास 44 के लिए करके देखो, लेमडा जो आएगा वो एम स्ट्रॉन्ग में आएगा। मैं इसको डायरेक्टली कैलकुलेट ही कर लेता हूँ, आप डिवाइड करते रहो, आप इसको नॉर्मल कैलकुलेशन करो, आपका काम है ये। ठीक है। ठीक है। तो देखो, 28 कितना आ रहा है, लगभग लगभग 2818.18 एम स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। तो अब ये जो रेंज है ये विजिबल नहीं है। ये कैसा है मेरे पास, मेरे पास ये विजिबल रेंज के अंदर नहीं है, क्योंकि मुझे जो विजिबल रेंज होता है वो कितने से कितने तक होता है, 4000 एमबे स्ट्रॉन्ग से कहाँ तक, 4000 एमबे स्ट्रॉन्ग टू मेरे पास ये कितना होता है, 7500 एमबे स्ट्रॉन्ग तक होता है। तो ये विजिबल रेंज के अंदर आएगा नहीं, तो ये मुझे दिखेगा नहीं। ठीक है। पहला स्टेप हो यही था क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कि बोल रहा है फाइंड द करंट, फाइंड द find the number of photons emitted per second, find the number of photon emitted per second by a 25 watt source of monochromatic light of wavelength 6600 angstrom. What is the photoelectric current assuming 3% efficiency for photoelectric current? ठीक। तो क्वेश्चन में पहले तो ये पूछ लिया कि फाइंड द नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकेंड, मतलब पर सेकेंड में कितना फोटोन एमिटेड होगा एक 25 वोल्ट के सोर्स से जो मोनोक्रोमेटिक लाइट प्रोड्यूस कर रहा है जिसका वेवलेंथ 6600 एम्बेस्ट्रॉन। ठीक। अब यहाँ तक तो सब चीज ठीक था। अब क्वेश्चन में ये बोल दिया है कि व्हाट इज द, और उसी के साथ फोटो इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा, जबकि मेरे पास ये जूम करना है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट की इफिशियंसी वो 3%। ठीक है। तो अगर ये 3% है तो जब हम इसे देखना स्टार्ट करें तो मुझे ये मालूम है कि नंबर ऑफ फोटोन तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि करंट के लिए आप क्या लिखते हो कि n इंटू ई, पर फोटोन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ चार्ज है, तो n की वैल्यू तो चाहिए मुझे भाई। अगर n की वैल्यू चाहिए तो n इज इक्वल टू क्या होता है, पावर अपॉन एनर्जी।
एच की वैल्यू भी कंसीडर करने को बोला है तो अपन कंसीडर कर लेंगे, अपने पास कौन सी बहुत बड़ी बात है। पावर की वैल्यू गिवन है, 25 वॉट गिवन है, किलो वाट नहीं है ना, 25 वॉट है। बट ये पी है, और ये मेरे पास डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा, ई की वैल्यू एस सी बाई ऑफ लेमडा, तो ये हो जाएगा। तो एन इज इक्वल टू, ये पी की जो वैल्यू है 25 वॉट हो गया, एस सी की वैल्यू को, ये कितना हुआ 6.6 इंटू 10 द पावर -34, और c की वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट है, मतलब 3 इंटू 10 द पावर ऑफ 8 हो गया। और वेवलेंथ की जो वैल्यू देखने को मिलेगी वो क्वेश्चन में गिवन है 6600 एम्बेस्ट्रॉन्ग के फॉर्मेट में गिवन है, तो ये 10 द पावर ऑफ -10 में लिख लेता हूँ। ठीक है, देखो अब ये यहाँ से सिंपली ऑफ कैंसल आउट होता हुआ आपको दिखेगा, तो n की वैल्यू जो आपको दिख रही है, देखो अगर मैं इसे चाहूँ तो इसे कितना लिख सकता हूँ, 25 लिख लेता हूँ, इंटू 66 लिख लेता हूँ, इसे भी 66 लिख लेता हूँ, इंटू कितना लिख लेता हूँ इसे, 66 इंटू 10 द पावर ऑफ -35 हो जाएगा। और इस साइड ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 10 द पावर ऑफ 8। ठीक, तो इसे मैं कितना लिखूंगा, 10 द पावर ऑफ -10 प्लस का कितना हो जाएगा 34, और माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक, तो ये जो n की वैल्यू निकल के आएगी आपको ये खुद देखने को मिलेगा। 35 को ऊपर लेके गया क्या, नहीं लेके गया, इससे 34 में लिख दिया था। इसे मैं करेक्ट कर लेता हूँ, ये 35 और ये माइनस का 8 हो गया। तो आपको ये कैंसिल आउट दिख गया, तो उसके बाद अगले स्टेप पे ये कितना हो गया आपके पास, 25/3 हो गया, इंटू अब ये 18 हो गया, 18 में से वो 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा ना। ठीक है, ये कितना हो गया 7, और फिर उसके बाद 3 और 1 कितना हो गया 2 हो गया, प्लस का 27 हो गया, इतनी वैल्यू आएगी। ठीक है, गलत लिख दिया क्या, ओ सॉरी 1 होगा ना, और कुछ तो गड़बड़ नहीं लिखा हूँ। अभी ये 0 2 छोड़ दिया। ठीक है, 17 और 18 कितना हो गया, ये 19 हो गया, 2 0 ये भी मैं छोड़ दिया, यहाँ पे 66 बस लिखा, ये प्लस ऑफ 2 लिख देता हूँ। अब आपको प्रॉपर समझ में आ गया। ठीक है, अब ये बोला है कि मुझे करंट की वैल्यू बताना है, जहां पर से जो ये नंबर ऑफ फोटॉन्स निकल रहे हैं उसका सिर्फ 3% मुझे यूज करना है। तो ये नंबर ऑफ फोटॉन्स हुआ, और इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात कर लेंगे, तो हमारे पास 3/10 हुआ। नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड कितना है, 25/3 है, इंटू 10 द पावर ऑफ कितना है 19, और ई की वैल्यू हमारे पास मालूम होती है कि 1.6 इंटू 10 द पावर ऑफ -19 कूलम कहलाएगा। 3 से कूलम में 3 से 3 ऑफ कैंसिल आउट हो गया। अगले स्टेप पे आपको खुद समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा कि ये मेरे पास यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 2 5 जा हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, सॉरी 2 5 जा लिख दिया, ये 5 5 जा हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 5 जा, और ये 2 इससे कैंसिल आउट करेगा, तो ये 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और आपको देख रहा है कि 10 द पावर ऑफ +19 और -19 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 0.8 इंटू 5 कितना हो जाएगा मेरे पास 4 हो जाएगा, 0.4 होगा। नहीं, कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ। फिर से यही गड़बड़ किया, पता नहीं कहाँ मेरा ध्यान। ये 10 100 लिखा हुआ है ना, कितना हो गया 0.4 एम्पियर आंसर आएगा। ठीक है, चल यहाँ तक आई होप आपको समझाओ। ठीक है, चले आगे। अब थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन है, थोड़ी देर के लिए बस, और फिर उसके बाद मस्त न्यूमेरिकल डेरिवेशंस के अंदर फिर से एंटर करेंगे हम, है ना। और देखो मॉडर्न फिजिक्स है ना, बहुत ज़्यादा अभी डेवलपिंग फॉर्मेट में है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब, देखो जैसे मैकेनिक्स वैकेनिक्स है तो आपको वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स मिलते हैं, हर टाइप्स का फॉर्मेट देखने को मिलता है। मॉडर्न फिजिक्स ही वो है अभी पोर्शन जहाँ पे बहुत बड़ा रिसर्च का फील्ड अभी ओपन है। ठीक है, तो जो है अभी वही पढ़ते चलना है,
अब ये नहीं है कि प्रॉपर रट्टा मारते चलना है, बस थोड़ा चीजों को समझते हुए चलना है, ठीक है। देखो, अब देखो, अभी तक पूरी फिजिक्स में आप एक्सेप्शन जैसा कुछ भी नहीं पढ़े थे, या मतलब ऐसा नहीं पढ़े थे कि ये चीज पढ़े तो इसकी ये चीज नहीं होती है ना। लेकिन अब पढ़ना स्टार्ट करोगे मॉडर्न फिजिक्स में ही वो थोड़ा बहुत जो रहता है केमिस्ट्री का टाइप पोर्शन देखने को मिलता है, अदरवाइज ऐसा कहीं नहीं पर, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पर अभी हम लोग पढ़ रहे हैं फेलियर ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट इन एक्सप्लेनिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब मेरे पास वेव थ्योरी के थ्रू जो मेरी वेब थ्योरी है वो क्या चीज़ को एक्सप्लेन करने में मेरे पास केपेबल नहीं हो पा रही, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसमें वो फेल हो जा रहा है। तो देखते हैं किस तरह से फेल होता है। मैं पहले तीनों चीज़ों को बताते चलता हूँ, ठीक है। पहले मैं इंटेंसिटी प्रॉब्लम को बता देता हूँ, मैं अपने साइड से बताऊंगा, फिर उसके बाद में इसको एक बार रीड कर दूंगा, लेकिन आपको थोड़ा मजा आ जाए तो बस ऐसा है, ठीक है। देखो, पहले इंटेंसिटी प्रॉब्लम में ये क्या कहता है कि मेरे पास हम लोग मैक्सवेल की जब इक्वेशन देखे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, तो हमें ये समझ में आया कि इंटेंसिटी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक। तो मतलब अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैक्सवेल ये कहता है कि मेरे पास लाइट का जो एवरेज इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। तो मतलब जितनी ज्यादा मैं इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मेरे पास इंक्रीज हो रहा है तो मेरे पास क्या होगा, अब वहां से इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ रही होगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होगी, ऐसा ही हो रहा होगा। तो वही चीज लिख रहा है। तो देखो, मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ऑफ लाइट से दैट say that the average intensity of light is directly proportional to the square of the electric field of the light wave. If we increase the intensity of light, it result in increases in the electric field intensity. अगर मैं इंटेंसिटी को बढ़ाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, ठीक। इट पुशेस दिस सरफेस इलेक्ट्रॉन विथ मोर फोर्सेस, if more forces act in electron it does more work, मतलब जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को वो तेज वहां से निकालेगा उतना ही वो वर्क करेगा, इंक्रीजिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू ग्रेटर एक्सटेंट। As a result, the emitted electron will possess more kinetic energy, मतलब वो ये कह रहा है कि जितना इलेक्ट्रॉन वहां से निकलेगा उतनी ही काइनेटिक एनर्जी को अपने अंदर रखा होगा। if the intensity of if the intensity of incident radiation is more, ठीक। However, this oppose the experimental observation, मतलब जब हम एक्सपेरिमेंट किए तो ऐसा हमारे पास कुछ भी देखने को नहीं मिला। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो हमें ये पता चला कि हमारे पास जो फोटो इलेक्ट्रिक है वो इंटेंसिटी पे, मतलब सॉरी, काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड ही नहीं कर रही है। लेकिन जब हम वेव थ्योरी के हिसाब से पढ़े तो वहां पे हमने ये पढ़ा कि जितनी ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही बढ़ेगा, स्क्वायर के फॉर्मेट में पैराबोलिक स्ट्रक्चर दिखाया गया इंटेंसिटी के साथ। अब अगर इंटेंसिटी बढ़ाने से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है तो उसमें उतनी ही काइनेटिक एनर्जी होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन इजिली निकलना स्टार्ट करेगा, पुश कर रहा होगा उतना ही तेज, और जितना ज्यादा तेज पुश करेगा उतनी ज्यादा वेलोसिटी एक्वायर, तो उतनी काइनेटिक एनर्जी होगी। लेकिन एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल में ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो इंटेंसिटी प्रॉब्लम में ये चीज हुई। दूसरा, अब कौन सा, ये फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम थोड़ा जर्नलाइज फॉर्मेट ऐसा है कि मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि एक सरफेस यहाँ पे रखा है, अब इसमें सन से लाइट आ रही है किसी भी फ्रीक्वेंसी की, वो ये बोल रहा है कि कोई भी फ्रीक्वेंसी क्या है ये धीरे धीरे एनर्जी को लेगा और फिर उसके बाद जब उसमें एनर्जी मिल जाएगी तो कोई भी फ्रीक्वेंसी हो वहां से वो इलेक्ट्रॉन या फोटॉन्स जो है वो निकल जाएंगे, किसी भी फ्रीक्वेंसी की लाइट आ, एनर्जी को कंज्यूम करेंगे और निकलना स्टार्ट करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, एक पर्टिकुलर ऑफ फ्रीक्वेंसी से नीचे की फ्रीक्वेंसी के लिए कभी भी कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट से मेरे पास वहां पर से इलेक्ट्रॉन का इमिशंस नहीं हो रहा होता है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से नीचे में, क्योंकि ई जो इक्वल टू हम क्या पढ़ते हैं, एच इंटू एफ पढ़ते हैं, ठीक।
तो इसलिए यहाँ पे ऐसा है, एक पर्टिकुलर एनर्जी से लो एनर्जी पे कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है। उसके पीछे रीजन देखेंगे अभी, जब आइंस्टीन के लिए पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम में क्या बोलता है, व्हेन द रेडिएशन फॉल ऑन द मेटेलिक सरफेस, व्हेन द रेडिएशन fall on the metallic surface as electromagnetic wave continuously and speed distributed uniformly. When radiation fall on the metallic surface as electromagnetic wave continuously and speed distributed uniformly, the electron of the metallic surface will absorb the incident energy continuously. Sooner or later, each electron will accumulate enough energy to overcome the potential barrier to the metal and escape from it. वही चीज वो बोल रहा है कि मतलब एनर्जी लेते जाएगा लेते जाएगा लेते जाएगा, एक एनर्जी मिलने के बाद स्टोर करने के बाद वो बाहर निकलेगा, जबकि ये गलत है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर वही चीज को बस मैं रीड कर रहा हूँ, बस इंग्लिश में रीड करते चल रहा हूँ, ये मान के चलो जो बता दियो। Hence, photoelectric effect should occur at any frequency of incident light. Again, the predictions of the theory of light contradicts the experimental observation that the photoelectric effect can place o- take place above a cutoff threshold, threshold frequency of the incident light, not all frequency for a given metal. मतलब वो ये बोल रहा है कि हर मेटल के लिए एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है, उस फ्रीक्वेंसी के नीचे के लिए वो कभी भी लाइट को मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को एमिट नहीं करेगा। जो थ्योरी हमने ऊपर पढ़ी वो गड़बड़ हो गई। ठीक, ये किसके लिए है, वेव थ्योरी के लिए। वेव थ्योरी का फेलियर हम देख रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, ये दूसरा। तीसरा टाइम डिले के लिए रहेगा, किसके लिए रहेगा तीसरा, टाइम डिले प्रॉब्लम के लिए रहेगा। तो ये कहता है कि मतलब जैसे हम किसी में भी आए, ठीक है, तो कभी आया एनर्जी लिया, जैसे वो डिले के फॉर्मेट में वो कह रहा है कि किसी भी एक फॉर्मेट में कि अगर एनर्जी आई तो उसके बाद वो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन किया और फिर उसके बाद कैसा एक आया, लाइट आई, फोटॉन्स आया, एक किसी इलेक्ट्रॉन्स पे स्ट्राइक हुआ तो फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर उसके बाद फिर उसके कुछ देर के बाद वो एनर्जी निकली। लेकिन ऐसा हमने कहीं नहीं देखा। जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो हमने ये पाया कि हमें जिस टाइम इंस्टेंट पे कोई इलेक्ट्रॉन सॉरी कोई फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स पे स्ट्राइक किया, वो उसी इंस्टेंट पे अगर उसकी एनर्जी इतनी थी उस फोटॉन्स के अंदर कि वो उसके वर्क फंक्शन से ज्यादा हो, वो उसी इंस्टेंट पे उस सरफेस को छोड़ के चला गया। ठीक, तो देखो मैं फिर से पढ़ देता हूँ। तो इस पे क्या बोल रहा है, इफ द रेडिएशन फॉल कंटिन्यूअसली, इफ द रेडिएशन फॉल कंटिन्यूअसली एंड यूनिफॉर्मली and the atom will absorb the incident radiation continuously. If the radiation fall continuously and uniformly and the atom will absorb the incidence radiation continuously, each atom will receive each atom will receive radiation energy proportional to their cross section area. Since the cross sections of an atom is very small, each atom will receive very little energy in each second. Therefore, it takes a long time for an atom to accumulate sufficient energy to eject an electron from it. However, these predictions also prove to be incorrect because observations say that photoelectrons start coming out of the metal almost instantaneously after the light fall on it. ठीक, बस मैं पढ़ दिया जो जो लिखा हुआ था उस फॉर्मेट को। ठीक है, चलें आगे। ये बस लिमिटेशंस है, आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछ लिया तो आप बोर्ड वोर्ड में लिख सकते हो, अदरवाइज हो। ठीक है, चलें आगे। चलो, अब देखो, अब हम लोग क्या देखते हैं, आइंस्टीन एक्सप्लेनेशन फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन इसका आइंस्टीन ने ही दिया था। ठीक है, देखो आइंस्टीन ने सबसे पहले ये बोला था कि कोई भी ऑफ लाइट हो, है ना, मतलब कोई भी फोटॉन्स हो, मतलब जैसा भी हो
वो कैसा एक लाइट की स्पीड से चल रहा होगा, जिसमें से उसकी जो एनर्जी होगी वो h इंटू एफ के फॉर्मेट में ही होगी। ठीक है, वो ठीक है। मैं इसको एक बार में पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाद में मैं ये थ्योरी पढ़ दूंगा, अंडरलाइन कर दूंगा ताकि आप समझ जाओ। ठीक है, चलो। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर से बात करूँ इस फॉर्मेट के लिए, तो आइंस्टाइन ने फर्स्ट टाइम क्या बोला, जो हमने अभी लिमिटेशंस पढ़ी कि मतलब एक फोटॉन्स आ रहा है वो कई बार में मल्टीपल्स ऑफ सरफेस पे या कम मल्टीपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे स्ट्राइक करने के बाद एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, बट वो ऐसा कुछ भी नहीं होता था। आइंस्टाइन ने फर्स्ट टाइम ये एक्सप्लेनेशंस किया कि अगर कभी भी फोटॉन्स, लाइट अगर आ रही है, फोटॉन्स जो आ रहा है, तो ये बहुत रेयर है कि एक फोटॉन्स मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन पे स्ट्राइक करे। वो जब भी स्ट्राइक करेगा वो एक पर्टिकुलर एक इलेक्ट्रॉन्स पे करेगा और कंप्लीट ऑफ एनर्जी उसी को ट्रांसमिट करेगा। ठीक, पहला एक्सप्लेनेशन उसका था जो हमारी सेकेंड लिमिटेशन थी। ठीक है, इंटेंसिटी का फॉर्मेट तो वो अलग ही है, लेकिन सेकेंड के लिए वही था, एक बार में एक को ही स्ट्राइक करे। अब दूसरा, जैसे किसी भी एक सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो उसका वर्क फंक्शन कहलाता है। तो अगर एजम्पशंस करो कि मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मतलब कोई फोटोन आ रहा है, ठीक है, अब ये फोटोन किसी एक सरफेस पे आया, ये फोटोन किसी एक सरफेस पे आया और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे स्ट्राइक किया। मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से कैसी है मेरे पास, डब्ल्यू नोट से कैसी है मेरे पास, कम है। डब्ल्यू नोट से कैसी है, कम है, मतलब वर्क फंक्शन से कम एनर्जी लेके आ रहा है। तो वो एनर्जी जाएगी कहाँ? तो इसने फर्स्ट टाइम ये एक्सप्लेनेशन किया कि अगर कभी भी एनर्जी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट से कम है तो वो अपने ऑर्बिट को तो छोड़ के जाएगा नहीं, वो क्या करेगा, इस एनर्जी को लेके वो बाहर जाना जरूर चाहेगा, लेकिन इसके आउटर ऑप्शंस पे, जैसे अगर वो यहाँ से निकल के यहाँ तक जाना चाह रहा है, तो यही चीज आगे चल के एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी देखने को मिलेगी। तो क्या करेगा, अगर यहाँ पर एनर्जी लिया तो उस एनर्जी को लेके जस्ट इस सरफेस को छोड़ेगा। ठीक, अब जैसे ही छोड़ेगा तो यहाँ पे एक पॉजिटिव भी तो है। अब ये पॉजिटिव क्या करेगा, पॉजिटिव ऑफ जो न्यूक्लियस है वो इसे इलेक्ट्रॉन को छोड़ने के लिए, अब ये यहाँ से जाएगा, लेकिन इस सरफेस को छोड़ के जाने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उससे कम एनर्जी उसके पास है, तो ये वापस इसको अट्रैक्ट कर लेगा, मतलब ये हायर ऑर्बिट में जाएगा और एनर्जी का लॉस करके वापस से वहीं पर आ जाएगा। तो ये फॉर्मेट है एक्चुअल। अब क्वेश्चन पे ये बोलता है इसी में, अब वो थर्ड जो कंडीशन हम पढ़ेंगे उसमें वो ये कहता है कि अगर कभी भी किसी सरफेस पे एक लाइट आए, ठीक, उस पे जो भी फोटॉन्स है उसकी एनर्जी जो है वो वर्क फंक्शन के इक्वल है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस को क्या करके छोड़ के चला चला जाए। ठीक है, सिर्फ सरफेस को छोड़ के चला जाएगा, उससे पहले की फ्रीक्वेंसी पे जितना भी वर्क ऑफ एनर्जी हो वो वर्क फंक्शन से कम है, तो यहाँ पे कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होगी ही, तो ये जो फ्रीक्वेंसी है इसमें इलेक्ट्रॉन का इमिशंस नहीं होगा। लेकिन जिस फॉर्मेट में फोटोन की एनर्जी मेरे पास इलेक्ट्रॉन के इमिशंस के लिए जो वर्क डन चाहिए, एनर्जी चाहिए, उसके इक्वल हो जाए, तो उस कंडीशन पे जो फ्रीक्वेंसी मिलती है उसे हम कौन सी फ्रीक्वेंसी कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। वो मिनिमम ऑफ फ्रीक्वेंसी रिक्वायरमेंट रहेगी फोटॉन्स की जहां पर से फोटॉन सिर्फ सरफेस को छोड़ के चला जाए। ठीक है, अब इसी में एक थर्ड और लास्ट फॉर्मेट जो बनता है मेरे पास, तो ये सिर्फ सरफेस को छोड़ के जाएगा। अगर मेरे पास फोटॉन्स की एनर्जी इसके वर्क फंक्शन के इक्वल है तो जस्ट इलेक्ट्रॉन इस सरफेस को छोड़ के चला जाएगा, लेकिन उसकी फाइनल वेलोसिटी जब वो छोड़ के जाएगा तो उस इंस्टेंट पे जीरो। लेकिन एक इंपॉर्टेंट फॉर्मेट ये कहता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन आएगा और ये जो वर्क है, अगर W की वैल्यू फोटॉन्स की जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से ज्यादा है, तो अब क्या करेगा, ये इस तरह से वेव के फॉर्मेट में आ रहा है, इससे स्ट्राइक हो, तो अब ये क्या करेगा, ये किसी एक वेलोसिटी से चला जाएगा,
मतलब इसके अंदर कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अगर मैं वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी फोटोन में है मेरे, और वो मतलब क्या कर रहा है, मतलब एचएफ की वैल्यू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, तो अब इलेक्ट्रॉन सरफेस छोड़ने के साथ साथ एक वेलोसिटी एक्वायर करके आगे जाएगा। ठीक है, यही चीज पूरी की पूरी आइंस्टीन ने एक्सप्लेन की थी, मैं उसे पढ़ देता हूँ। ठीक है, बस थ्योरी नहीं लिखवाना पड़े इसलिए मैं इसको कट करके देते जा रहा हूँ, नहीं तो इतनी लंबी चौड़ी थ्योरी में लिखते लिखते तो थक जाऊंगा, आपको भी पता है। ठीक है, तो बुजुर्ग आदमी बेचारा कितना लिखेगा, बुढ़ापा आ गया अभी से देखो। तो देखो, मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, द मोस्ट ऑथेंटिक एक्सप्लेनेशन ऑफ photoelectric effect was given by Einstein. Einstein explained the Planck concept of quantizations of electromagnetic wave more clearly. He assumed that if a radiation of frequency he assumed that if a radiation of frequency f propagating in vacuum, it can be considered a stream of photons. Each photons travel a speed of light and have an energy h into f. He put this theory for photoelectric effect as following way. पहला क्या हुआ, the emission of photoelectron is instantaneous. ठीक, the term instantaneous or sudden about the emissions of electrons implied that certain body is colliding the electron, ठीक, promptly, that certain body can imagine a pulse or packet of radiation, as radiation is an electromagnetic wave. As a radiation is an electromagnetic wave, we can imagine the light hitting the metal as electromagnetic wave pulse. ठीक, can imagine the light hitting the metal as electromagnetic wave pulse. Each pulse can be termed as photon, bundles और पैकेट और कर्टज ऑफ रेडिएशंस। मतलब वो ये कह रहा है कि लाइट जो है वो टर्म्स ऑफ मेरे पास कैसा, या जो फोटोन्स वो बंडल के फॉर्मेट में आ रहे हैं, बस उतना ये कह रहा है। ठीक है, ये इंसिडेंट ऑफ फोटोन यहाँ पर स्ट्राइक करेगा, ये वर्क फंक्शन से कैसा एनर्जी रख रहा होगा, ज्यादा रख रहा होगा। ठीक, तो अगर वर्क फंक्शन से ज्यादा रख रहा होगा तो यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन एक स्टेट ऑफ फॉर्मेट में मूव करना स्टार्ट करेगा। ठीक, when a photon interact with an electron, it gives it gives its it gives its entire energy to the electron and then exists no longer। वो पूरी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देके कहीं भी, मतलब दिखेगा ही नहीं। It is absorbed by a single electron। The chance of two photons hitting the same electron simultaneously is practically zero, as there is one to one interaction between the photons and the electron। ठीक, चलो फिर उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मेट में टच करते हैं। तो नेक्स्ट पे क्या बोल रहा है, द emissions ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, द emissions ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन stop below certain frequency of incident radiation। This signified that electron cannot absorb fraction of a fraction of an incident photons and cannot increase its kinetic energy by continuous absorption of photon one by one। In other words, each photon must be absorbed completely by an electron inside the metals। वही चीज वापस से बता रहा है कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से लोवेस्ट फॉर्मेट में वो कभी एमिट ही नहीं कर सकता। ठीक है, चलो उसके बाद आगे चलते हैं। फिर क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, the maximum kinetic energy of or stopping potential for photoelectron increases linearly। The maximum kinetic energy of or stopping potential for photoelectron increase linearly with the frequency of
with the frequency of the incident light. It means that the energy of each photon, which is converted to directly proportional to the maximum kinetic energy of the photoelectron, must be varying linearly with the frequency of incident radiation. It can be so that energy of photons, ठीक। तो मैक्सिमम जो उसका प्रोटॉन्स का होगा, किक्स इन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो h इंटू एफ के फॉर्मेट में होगा, ठीक। देखो, जैसे h इंटू एफ के फॉर्मेट में आया, उसी फॉर्मेट्स में उसकी एनर्जी को चेंज करके वो दिखा देगा। अगले स्टेप पे है, अभी हम लोग इसको धीरे धीरे देखते हैं, तो पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन ही है, बस इसके बाद अब स्टार्ट हो जाएगा, है ना। हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद के लिए तो हमारे पास बहुत कुछ बचा हुआ है, ठीक है। चलो देखते हैं उसके बाद क्या बोल रहा है नेक्स्ट पे। ये लगभग लगभग लास्ट ही है। इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट increases, if the intensity of light increases, the photoelectric current increase, photoelectric current increase proportionally, ठीक। this means that each photons of monochromatic light must carry equal energy, that is hf. If the intensity of light increases, the number of photons striking the metal per second will increase. Eventually, more electrons will come out of the metal per second. In short, the rate of emission for photoelectron is directly proportional to the rate of incident photons, ठीक है। चलो, हमारे पास जिस हिसाब से आएगा, ये सब हम पढ़ चुके हैं, पहले ही पढ़ के फुर्सत कर दिए, आपको ये टेंशन लेने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं, ठीक है। चलो अब देखें आइंस्टीन के कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे अब किसकी बात करते हैं, आइंस्टीन के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पे चलते हैं, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है। तो आइंस्टीन्स के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस में है क्या क्या, बस ये देखते चलते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले जैसे मैं कोई एक सरफेस लिया, ठीक है, इस तरह से, इस पे क्या हुआ कि मेरे पास यहाँ से फोटोन आना स्टार्ट हुआ, एक जस्ट बंडल के फॉर्मेट में कंसीडर कर ले रहा हूँ, और यहाँ पे आके ये इस पॉइंट पे कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये कौन सा है मेरे पास, फोटोन है, और एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है मेरे पास, ये h इंटू कितना है, f, ठीक। ये पॉइंट A है, और ये कौन सा है मेरे पास, B है। इस तरह से फोटोन आ रहा है, HF फ्रीक्वेंसी के साथ है। इससे स्ट्राइक किया, क्या किया, इससे स्ट्राइक किया, इसे मैं कैसा, जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है कि मेरे पास ये सरफेस को छोड़ के चला जाए, उसे मैं क्या कहता हूँ, वर्क फंक्शन कहता हूँ, क्या कहता हूँ, वर्क फंक्शन। और उसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, फाई नॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे, या फाई से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। तो मैं ये लिख देता हूँ कि मेरे पास वर्क फंक्शन को, किसको, वर्क फंक्शन को, वर्क फंक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डब्ल्यू नॉट से, या तो इसी को हम किससे लिखेंगे, फाई नॉट से, ठीक है। इसमें अगर ये फाई नॉट है, तो एक बात आप समझ लो कि ये सिर्फ सरफेस को क्या करके जा सकता है, छोड़ के जा सकता है, ऐसा। इस पॉइंट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, जीरो। बट अगर ये सरफेस को छोड़ के जाने के साथ साथ किसी वेलोसिटी के साथ अगर आगे चला गया, किसी वेलोसिटी के साथ आगे चला गया ये इलेक्ट्रॉन, तो इस कंडीशन पे ये मेरे पास किसी न किसी वेलोसिटी से जाएगा।
तो जिसे m के फॉर्मेट में हम इसे क्या बोलेंगे कि जो इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसके फॉर्मेट में होगी, कुछ ना कुछ होगी। अब ये HF की इक्वल नहीं होगी, मुझे यही काउंटिंग करना है, मुझे यही काउंटिंग करना है कि कितना होगा। इलेक्ट्रॉन किसी न किसी वेलोसिटी के साथ एजम्पशंस करो, वो इस वेलोसिटी के साथ कैसा, वेलोसिटी को मैं न्यू से दिखा दे रहा हूँ, वो आगे चला जाएगा, ठीक है। इस तरह से कुछ देखने को मिलेगा, ठीक। अब अगर यहाँ तक है तो मैं क्या बोलता हूँ, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लीव द सरफेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी, द मिनिमम, पहले मैं डेफिनेशन लिखते जाता हूँ, द मिनिमम एनर्जी required to electron leave the surface, leave the surface is called वर्क फंक्शन। क्या कहते हैं इसे, वर्क फंक्शन कहते हैं, या इसी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी, इसी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी, ठीक है, डब्ल्यू नोट से, और किससे, आई नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कॉल आ जाता है बार बार, इसको साइलेंट ही कर देता हूँ, ठीक। तो डब्ल्यू नॉट और फाइव नोट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अब देखो, अगर मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास यहाँ पर से एक फोटोन है, ये कितने फॉर्मेट में है, H इंटू एफ के फॉर्मेट में। एनर्जी कैसी होती, कंजर्व होती है। अब ये इसमें एनर्जी दिया, कुछ ना कुछ एनर्जी ये ले लिया, किसको, सरफेस को छोड़ने के लिए, सरफेस को छोड़ने के लिए। तो ये कितना है मेरे पास, डब्ल्यू नॉट है, ये कंडीशन, ठीक है। बट कुछ ना कुछ फॉर्मेट ये कोई ना कोई वेलोसिटी भी एक्वायर करेगा, जिसे मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा, के से। ये मैक्सिमम फॉर्मेट होगा, कैसा होगा मेरे पास, मैक्सिमम होगा। ये तब की कंडीशन है कि जब एचएफ की वैल्यू वर्क फंक्शन से कैसी है, ज्यादा है, ठीक है, जब एचएफ की वैल्यू वर्क फंक्शन से ज्यादा है। अगर मैं इसी कंडीशन को अभी मैं आगे चलता हूं, अब और आगे लेके चलते हैं। अब अगर मैं इसी कंडीशन पे ये बात किया कि अगर दूसरी कंडीशन पे अगर मैं ये लिखा कि इफ एच एफ की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ वर्क फंक्शन के इक्वल है, ठीक है, मतलब अगर मैं ये लिखा इफ फोटोन एनर्जी, इफ फोटोन एनर्जी is equal to work function, work function, that frequency is called is called थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं उसे हम, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। कौन सी फ्रीक्वेंसी कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक। और इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ नॉट से। मतलब जब एच एफ की वैल्यू मेरे पास, मतलब एनर्जी, फोटोन की जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ फोटोन जो मेरे पास है, एनर्जी ऑफ फोटोन जो है वो किसके इक्वल हो जाए, वर्क फंक्शन के, वर्क फंक्शन के इक्वल हो जाए। तो इस कंडीशन पे जो यहाँ पे फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहेंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास होता है, ठीक। तो अब यहाँ पर से अगर अब मैं इक्वेशन फर्स्ट से जाऊं कि मेरे पास मान के चलो मुझे वेलोसिटी फाइंड करना है, तो के मैक्सिमम की वैल्यू अगर मैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से देखना स्टार्ट करूं तो मैं कैसा लिख सकता हूं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मैं ये लिख सकता हूं कि मेरे पास वर्क डन की जो वैल्यू, सॉरी मैं क्या लिखा था कि
एच एफ है वो वैल्यू किसके इक्वल है, वर्क फंक्शन प्लस ओ के मैक्स के इक्वल है। तो किसी एक फ्रीक्वेंसी में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू जाएगी वो आपको कितनी जाएगी, एच एफ माइनस ऑफ वर्क फंक्शन के इक्वल। तो जहां से आप इसे क्या लिख सकते हैं, एच एफ माइनस एच एफ नोट लिख सकते हैं। और फ्रीक्वेंसी को आप कितना लिखोगे आपको मालूम है, फ्रीक्वेंसी को आप कितना लिख सकते हो, सी बाय ओ लेमडा माइनस सी बाय ओ लेमडा नॉट। तो जिसे आप और सिंप्लीफाई करोगे तो एस सी को कॉमन ले लोगे तो वन बाय लेमडा माइनस वन बाय लेमडा नॉट। और ज्यादा अगर के मैक्स की वैल्यू को आप कंसीडर करोगे तो एस सी को वैल्यू ये जूल में होगा, ये कितना हो जाएगा 12,400 लिख दिया। और वन बाय लेमडा माइनस वन बाय लेमडा नोट ले लिया तो ये वैल्यू किस में आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे, इस तरह से। ठीक, ये चीज समझी, ये बात आपको समझ में आई। चल अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब कैसा होता है, प्लैंक कांस्टेंट फाइंड करना सीखते हैं, ठीक है। आइंस्टीन के मतलब आइंस्टीन के इस इक्वेशन से हम प्लैंक कांस्टेंट अब फाइंड करेंगे, ठीक है। चलो देखो, अब हम लोग प्लैंक कांस्टेंट फाइंड करने के लिए देखते हैं। तो जैसे फाइंडिंग प्लैंक कांस्टेंट बाय आइंस्टीन इक्वेशन या फ्रॉम आइंस्टीन इक्वेशन या फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। देखो, अगर हम लोग जैसे ये देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हमारे पास कहलाया क्या गया था, वहां पे हमारे पास क्या था कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी देखना था। क्या देखना था हमें, एक देखना था के मैक्स, ठीक। इजे इक्वल टू कितना हुआ था हमारे पास, एच एफ माइनस वर्क फंक्शन हो गया था। इस फॉर्मेट में ये चीज हमें देखनी, ठीक। के मैक्स की वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, वो स्टॉपिंग पोटेंशियल्स के फॉर्मेट में हो सकता है, ठीक। हमें मालूम है कि के मैक्स की जो वैल्यू है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना कोई अचीव कर सकेगा, तो वो कितना होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल के इक्वल होगा, ईवी नॉट। तो ये भी तो एनर्जी का फॉर्मेट ही है, जहाँ पे वी नॉट मेरे पास कौन सा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल है मेरे पास, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक। जहां पर से हम इसे लिख सकते हैं कि ईवी नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच एफ माइनस वर्क फंक्शन, ठीक। जहां से वी नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एच एफ बाय ओ ई हो जाएगी माइनस वर्क फंक्शन अपॉन ई हो जाएगा, यही चीज होगा, ठीक। अब देखो, एक्चुअल में अगर मैं इसको फ्रीक्वेंसी के साथ, अगर फ्रीक्वेंसी के साथ इस ग्राफ को दिखाना स्टार्ट करूं, तो अब पोटेंशियल का ग्राफ विथ फ्रीक्वेंसी अगर मैं दिखाना स्टार्ट किया तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मेट है, ठीक। और ये कौन सा है मेरे पास, फ्रीक्वेंसी। हर फ्रीक्वेंसी के लिए आप देखे थे कि डिफरेंट डिफरेंट, हम लोग जब वहाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देख रहे थे तब आप याद करो कि मेरे पास अगर ये फ्रीक्वेंसी था, ठीक है, ऐसा था, और एक मेरे सॉरी ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट था इस तरह से, और ये कैसा था मेरे पास, पोटेंशियल थे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए हमेशा कैसा देखने को मिल रहा था, अलग अलग मिल रहा था, इस तरह से। तो वो कहाँ से डिसाइड हुआ था, वो यहीं से डिसाइड हुआ था, क्योंकि देखो, अगर मैं इसे कंपेयर करूं कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ऑफ सी के फॉर्मेट में, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और सॉरी इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू और h तो ऑलवेज भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे जो m या टेन थीटा की वैल्यू
एक्चुअल में है वो h बाय ई के इक्वल है, और c की वैल्यू जो वो दिखाता है कि y एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये निगेटिव पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। और बाकी ये ग्राफ एक कैसा है, वेरिएबल के फॉर्मेट में, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी वेरी कर रहा है। तो हर फ्रीक्वेंसी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू कैसी है, डिफरेंट डिफरेंट है। जितनी ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाऊंगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू उतनी ही बढ़ती जाएगी। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, अगर f की वैल्यू जीरो है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू जीरो नहीं आ रही है। अगर आप देखो तो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि f की वैल्यू जीरो रख दिया, तो y एक्सिस पे तो f की वैल्यू जीरो है, तो f की वैल्यू जीरो रखने पे स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू कैसी आ रही है, f की वैल्यू जीरो रखो तो v नॉट की वैल्यू निगेटिव आ रही है। तो जीरो कोमा माइनस डब्ल्यू नॉट बाय ऑफ कौन सा है, e है यहाँ पे। ठीक, अब ये वैल्यू यहाँ से धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट करेगा और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहाँ से मिलना स्टार्ट होगा। यही हम ग्राफ दिखाए थे कि यहाँ के बाद अब धीरे धीरे जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ते जाएगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल्स की वैल्यू बढ़ते चली जाएगी। और ये जो मेरे पास थीटा की वैल्यू है वो कितनी होगी, 10 इनवर्स डब्ल्यू नॉट बाय कौन सा होगा, ई, सॉरी एच बाई ई हो जाएगा। एच बाई ई लिखना था तो डब्ल्यू बाई ई लिख दे रहा हूँ, ये चीज। ठीक है, देखो ये कैसा था, मेरे पास एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट मिल्कमैन करके, है ना, मिल्कियन करके, सॉरी मिल्कमैन बोल रहा हूँ, रॉबर्ट मिल्कियन था। ठीक है, तो वो ये वेरीफाइड किए थे आइंस्टीन के इक्वेशन के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ से आपको h की वैल्यू मिल सकती है कि h की वैल्यूएशन आपके पास यहाँ से अगर आप देखो तो आपको ये दिखेगा कि टेन थीटा की वैल्यू, इस इक्वेशन को आपका यूज करो। तो मैं यहाँ से अगर यूज करना स्टार्ट किया तो टेन थीटा इज इक्वल टू, मुझे दिखेगा कि ये h बाय कौन सा है, e है। तो h की वैल्यू हर स्लोप के हिसाब से e इंटू कितना दिखेगा, टेन थीटा दिखेगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इससे रिलेटेड क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी तक के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।